आइसलैंड ऑफ सिलियांग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वे लिंगजी और तुली जियाओजी का सामान लेने के लिए जेंगडांग पवेलियन में गए थे, परंतु वहाँ पर कुछ गोस्ट आर्मर आ गए थे जिन्होंने उन पर अटैक कर दिया था। तुली एक पपेट से फाइट करते हुए नीचे पानी में गिर गई थी, जहाँ उसने उस पपेट को पानी में डुबा कर खत्म कर दिया था। इधर एक पपेट लिंगजी पर हमला करने वाला था, परंतु तभी जियाओजी बीच में आ गया था, जिससे कि जियाओजी काफी बुरी तरह से घायल हो गया था। आइसलैंड ऑफ सिलियांग के एपिसोड 30 में हम देखते हैं जिंग जिस पपेट को पकड़ा होता है वह पपेट अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी वहाँ पर फेंग लाओ आती है जो कि उस पपेट को जलने से रोकने लगती है, परंतु वह आर्मर पपेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर फेंग लाओ जिंग से कहती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चला। इस पर जिंग फेंग लाओ को बताता है कि इसके ऊपर कॉन्स्टलेशन अरे बना हुआ था। फेंग लाओ सोचती है कि यह आर्मर इस आइलैंड पर कैसे आ सकते हैं। तभी जिंग उसे बताता है कि कुछ सालों पहले जब मैं इस आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहा था तब मुझे केव में इन एंशिएंट आर्मर के कुछ पार्ट्स मिले थे, लेकिन मैंने जब इन पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैं कुछ समय बाद इन आर्मर्स को खोदने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन तब यह वहाँ पर नहीं थी। यह सुनकर फेंग लाओ कहती है कि आइसलैंड पर इन आर्मर को चेंग परिवार ही बनाता है, तो अवश्य ही यह काम चेंग परिवार का ही होगा। जिंग कहता है कि लेकिन अफसोस की बात है अब हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं। तभी तुली आवाज लगाते हुए कहती है कि एल्डर जल्दी यहाँ आओ, जियाओजी बुरी तरह से घायल हो गया है। अब हम कुछ समय बाद मेन हॉल में देखते हैं जहाँ तीनों एल्डर मिलकर तुली और लिंगजी से पूछताछ कर रहे होती हैं। ओल्ड लेडी मोकाई कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से वापस जाओ और अगर हमें किसी भी बात के लिए तुम्हारी जरूरत होगी तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। यह सुनकर वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अब लिंगजी बाहर आकर तुली से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी, मुझे भी जियाओजी को देखना है। इस पर तुली कहती है कि ठीक है। इधर हम अंदर मेन हॉल में देखते हैं जहाँ चेंग जाओ और फेंग लाओ एक दूसरे की ओर शक भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। तभी ओल्ड लेडी मोकाई कहती है कि अब हम इस बारे में शाम को डिस्कस करेंगे, तब तक तुम लोग और भी जानकारी इकट्ठा कर लो। अब यह सुनकर फेंग लाओ वहाँ से जाने लगती है। अब यह देखकर चेंग जाओ कहते हैं कि फेंग लाओ आपको तो जियाओजी की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है। फेंग लाओ उससे कहती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए और फिर वह वहाँ से चली जाती है। इधर हम चेंग परिवार के अंदर बने कारागार को देखते हैं जहाँ पर चेंग जाओ खोलते हुए कौड़ी से चैन रेन में मार लगा रहे होते हैं। वह चैन रेन से कहते हैं कि तुमने ही इमोर्टल जिंग जुआन को मैसेज भेजा होगा। इस पर चैन रेन कहते हैं कि मैंने उस इमोर्टल को कोई भी मैसेज नहीं भेजा, और अगर मैंने उस इमोर्टल को मैसेज भेजा है तो फिर वह इमोर्टल वहाँ गया होगा और आप इस बारे में वे से पूछ सकते हैं क्योंकि वे वहाँ था तो उसने उसे जरूर देखा होगा। इस पर चैंग जाओ उससे कहते हैं कि जू परिवार की एक लड़की और 2 इमोर्टल इन आर्मर्स को कैसे रोक सकते हैं। इस पर चैन रेन कहते हैं कि तो फिर आप चाहें तो तुली की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को भी देख सकते हैं। चैंग जाओ यह सुनकर सोचने लगते हैं कि मैंने तो उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को भी देखा था, परंतु वह इमोर्टल वहाँ नहीं था। और अब चैंग जाओ गुस्से में चैन रेन को पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है जो कि उनके हमले को रोक लेता है। वह कहता है कि ग्रैंडपा आप रुक जाइए। जाओ कहते हैं कि जुआन को अंदर किसने आने दिया, इसे जल्दी यहाँ से ले जाओ। अब वहाँ मौजूद सोल्जर उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं, परंतु जुआन घुटनों पर आकर ग्रैंडपा के पैरों में पड़ते हुए कहता है कि ग्रैंडपा आखिरकार हम हैं तो एक परिवार ही, तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी चैन रिन जुआन से कहते हैं कि जुआन खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे कभी भी चैंग परिवार का सदस्य ही नहीं माना। यह तो बस मुझे एक शतरंज का टुकड़ा समझती हैं जिसे वह कभी भी मौरी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो डिस्ट्रॉय भी करवा सकते हैं। इस पर चैंग जाओ कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें चैंग परिवार का सदस्य नहीं मानता। इन बीते वर्षों में जो कुछ भी हुआ है उस सब की परेशानी के पीछे का कारण तुम तो बाहरी लोगों से भी मिलते हो, तुम चैंग परिवार के वफादार नहीं हो। अपने ग्रैंडपा को गुस्से में देखकर जुआन अपने पिता से कहता है कि पिताजी दादाजी जो कुछ भी जानना चाहते हैं आप उन्हें बता दीजिए, परंतु चैन रेन तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते। अब गुस्से में चैंग जाओ वहाँ से जाने लगते हैं। वह वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मेरे ऑर्डर के बिना चैन रेन को यहाँ से कोई भी कहीं नहीं ले जाएगा। इधर हम हेंग शुई निवास को देखते हैं जहाँ पर जियाओजी होता है। लिंगजी फेंग लाओ से पूछती है कि क्या अब वह ठीक है। फेंग लाओ जिंग से कहती है कि क्या तुमने इसे हील किया है। इस पर जिंग कहता है कि नहीं, मैं भी यह देखकर हैरान हूँ, यह तो अपने आप हील हो रहा है। फेंग लाओ कहते हैं कि जब मैंने इसे देखा था तब इसका दिल पूरी तरह से ब्रेक हो गया था। लगभग उस समय यह मरने वाला था, लेकिन इतने कम समय में इसका दिल हील हो गया। सच में यह काफी ज्यादा अजीब है, ऐसी पावर तो किसी भी ऑर्डिनरी मोर्टल के पास नहीं है। पर तुली कहती है कि तो फिर शायद यह पावर 10 साल पहले
बनाई गई उस फॉर्मेशन से तो नहीं मिली। अब यह सुनकर सभी लोग इस पर विचार करने लगते हैं। तभी तुली सोचती है कि शायद जियाओजी पर उस पॉइजन का असर भी इसीलिए नहीं हुआ था। इधर जिंग सोच रहा होता है कि शायद यह पावर जियाओजी को उस थंडर स्ट्राइक की वजह से मिली होगी। फेंग लाओ तुली से पूछती है कि क्या वह मॉन्स्टर सच में पानी में जाते ही डिस्ट्रॉय हो गया था। इस पर तुली कहती है कि हाँ, वह मॉन्स्टर पानी में जाते ही डिस्ट्रॉय हो गया था। यदि वह एविडेंस है तो फिर मैं जाकर उसे अभी ढूंढ कर लाती हूँ। इस पर फेंग लाओ कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और अब वह वहाँ से जाने से पहले लिंगजी से कहते हैं कि जियाओजी अब खतरे से बाहर है, मैं अब मेन हॉल में मीटिंग के लिए जा रही हूँ, तो फिर तुम इसका ख्याल रखना। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती हैं। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ जिंग तुली से कहता है कि तुम मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से बताओ कि ज़ेंगडांग पवेलियन में क्या हुआ था। तुली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। इधर अंदर हम लिंगजी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दुखी होती है। वह जियाओजी से कहती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपने आप को खतरे में क्यों डाल दिया। यदि तुम्हारे पास यह पावर नहीं होती तो फिर आज तो तुम मारे ही जाते। इधर हम मीटिंग हॉल में फेंग लाओ को देखते हैं जो बताती है कि आज ज़ेंगडांग पवेलियन में क्या हुआ इसके बारे में कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन तुली और लिंगजी की गवाही से यह स्पष्ट हो रहा है इसके पीछे चैंग परिवार है, क्योंकि चैंग परिवार ही आइसलैंड पर इन आर्मर्स को बनाता है। यह सुनकर चैंग जाओ कहती है कि मेरा चैंग परिवार जनरेशन बाय जनरेशन अनगिनत आर्टिफैक्ट बना रहा है। मैं जानता हूँ फेंग लाओ स्पष्ट रूप से सारा आरोप मुझ पर लगा रही है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है। वह कहता है कि एल्डर आइसलैंड पर सभी लोग मौजूद हैं, कोई भी मिसिंग नहीं है। यह सुनकर ओल्ड लेडी भी सोच में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है कि सभी लोग आइलैंड पर मौजूद हैं तो फिर पानी में जाते ही वह आर्मर डिस्ट्रॉय कैसे हो गया। कहीं उस आर्मर को कोई बाहर से कंट्रोल तो नहीं कर रहा था, क्योंकि यदि कोई अंदर से कंट्रोल कर रहा होता तो फिर आइलैंड पर कोई ना कोई मिसिंग होना चाहिए था। इधर फेंग लाओ सोच रही होती है कि तुली ने तो अपनी आंखों से देखा था कि वह आर्मर पानी में जाते ही डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन आइलैंड पर तो कोई भी व्यक्ति मिसिंग नहीं है, तो फिर क्या वह पर्सन आइलैंड के बाहर का तो नहीं था। तभी चैंग जाओ कहते हैं कि फेंग लाओ तुम्हें याद रखना चाहिए कि आइलैंड पर किसी की हत्या करना एक अपराध है और तुम किसी की हत्या का आरोप मुझ पर यूं ही नहीं लगा सकती, क्योंकि यह सब कुछ आइसलैंड कैलेंडर में दर्ज किया जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकता। तो फिर तुम मुझ पर सोच समझ कर आरोप लगाओ, और वैसे भी सारे सबूतों से पता चलता है वह व्यक्ति आइलैंड का नहीं है। सुनकर ओल्ड लेडी मुंह खाई कहती है कि तो फिर तुम्हारा मतलब जिंग जुआन से है कि उसने यह किया है। इस पर चैंग जाओ कहती है कि हाँ, इन दिनों में एक पर्सन मेरा रूप लेकर मेरे परिवार के सीक्रेट एरिया में गया था। अब तुम एक बार सोचो, इस द्वीप पर अपना वेश बदलने की पावर किसके पास है। बेशक वह व्यक्ति वहाँ से कुछ भी नहीं ले पाया, लेकिन ये सब कुछ इस मोटल के आने के बाद हो रहा है। इस पर मोकाई कहती है कि लेकिन हम में से किसी ने भी जिंग जुआन को ज़ेंगडांग पवेलियन में जाने की सील नहीं दी है, और तो और तुली और लिंगजी में से किसी ने भी जिंग जुआन को पवेलियन में नहीं देखा। इस पर चैंग जाओ कहती है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि उसे पवेलियन के अंदर जाने के लिए सील की आवश्यकता है, और क्या तुम भूल गई 10 साल पहले भी ऐसे ही कोई पवेलियन में एंटर कर गया था और अब तक हम इस बारे में पता भी नहीं लगा पाए। और वैसे भी क्या होगा यदि मैं उस इमोर्टल के खिलाफ एविडेंस ले आऊं कि उसने ही पवेलियन में एंटर किया था। यह सुनकर फेंग लाओ सोचने लगती है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फेंग लाओ उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, इससे तो तुम्हारे बारे में सभी को पता चल जाएगा। पर जिंग कहता है कि नहीं, इससे किसी को पता नहीं चलेगा। मैं अपने पिता द्वारा छोड़ी गई सीक्रेट डोर से अंदर आया हूँ, और अगर किसी को भनक भी लगे तो तुम इसे संभाल लेना। फेंग लाओ कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। बताता है कि मुझे इसके बारे में चैन रेन में मैसेज दिया था। फेंग लाओ प्रेजेंट में अपने हाथ को मीटते हुए सोच रही होती है कि कहीं यह चैंग परिवार का कोई प्लान तो नहीं है। चैंग जाओ फेंग लाओ से कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए तुमने चैंग परिवार पर आरोप लगाया है, परंतु तुमने उस इमोर्टल के विपक्ष में एक शब्द नहीं बोला। कहीं तुम उस इमोर्टल से तो नहीं मिली हुई। इस पर फेंग लाओ कहती है कि तुम यह क्या बकवास कर रही हो। तभी चैंग जाओ कहती है कि तुम सिर्फ मुझे 3 दिन दो, मैं 3 दिन के अंदर अंदर उस इमोर्टल के खिलाफ एविडेंस ले आऊंगा। ओल्ड लेडी मोकाई कहती है कि ठीक है, बहस करना बंद करो, अब सिचुएशन हाथ से बाहर होती जा रही है। आर्मर के मामले को इन्वेस्टिगेट होने दो, तब तक चैंग जाओ तुम्हारे पास 3 दिन है। तुम्हें जिंग जुआन के खिलाफ एविडेंस पेश करने होंगे। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिंग जुआन उस पवेलियन में नहीं गया। फिर आइलैंड के नियमों के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटा दूंगी। इस पर चैंग जाओ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं एविडेंस जरूर लेकर आऊंगा। अब हम थोड़ी देर बाद जुआन को देखते हैं जो कि चलते चलते अपनी ग्रैंडपा से की हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है। चैंग जाओ उससे कहते हैं कि जुआन आज रात तुम्हें वे युनलिंग में अपने पिता की जगह पर पहरेदार
पहरेदारी करनी है। अब इस सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अब तुम्हें ही इसे संभालना होगा। जॉन इस बात को सोचते हुए कहता है कि क्या ग्रैंडपा पिताजी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते? जिन चीजों को पहले मुझे छूने की अनुमति नहीं थी, आज उन्हें प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर मिल रहा है। तभी जॉन के पास से एक लेडी गुजरती है, तभी उसे एक अलग ही एहसास होता है। वह उस लेडी को रोकता है और कहता है कि मुझे बताओ पिता ने क्या कहा। इस पर वह लेडी कहती है कि अंकल ने सबसे पहले मुझसे समय पूछा था और फिर कहा था कि तुम जाओ और इस खाने को गर्म कर कर लेकर आना। अब जॉन कहता है कि ठीक है, तुम इस खाने को मुझे दे दो और जाओ। अब जिंग उस खाने को गर्म कर रहा होता है, तभी उसे उस खाने के अंदर से एक मैसेज मिलता है। जिंग उस मैसेज को देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता पिताजी ने यह मैसेज किसके लिए भेजा होगा। और अब वह अपने पास एक सैनिक को बुलाता है और उसे अपना प्लान समझाता है। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ एक सैनिक चैनरेन के कारागार के बाहर आ जाता है। वह सैनिक कहता है कि आज रात खाना क्यों नहीं लाया गया। इस पर चैनरेन कहते हैं कि नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए। इधर हम तुली को देखते हैं जो कि जिंग को पूरी कहानी बता देती है। जिंग सोचता है कि चैंग परिवार इन पपेट्स को बनाने में तो निपुण है, तो फिर उन पपेट्स को भी उसी चैंग परिवार ने बनाया होगा। तुली कहती है कि मुझे अफसोस है, मैं उस पपेट को नहीं पकड़ पाई। पर जिंग कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वह तो महत्वहीन है। इस पर तुली कहती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम यहाँ पर नए हो। इस आइलैंड पर बनाने वाले हर एक सामान के ऊपर उसके ओनर की इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, जिससे हम उसके ओनर का पता लगा सकते हैं। जिंग उससे पूछता है कि तुम वह 10 साल पहले की क्या बात कर रही थी, मुझे स्पष्ट बताओ। इस पर तुली कहती है कि यह एक लंबी कहानी है, यह उस फॉर्मेशन से शुरू हुआ था। फिर वह उसे पूरी स्टोरी सुना देती है। जिंग इस पर कहता है कि तुम्हारे माता पिता के बारे में तो लोग बुरी बुरी बातें करते हैं। तुली कहती है कि तुम उनकी बातों पर विश्वास मत करो, मेरे अडॉप्टेड माता पिता काफी ज्यादा अच्छे थे, वह मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन बस उनके बेटे में थोड़ी दिक्कत थी। इस पर जिंग कहता है कि उनके बेटे में कैसी दिक्कत। इस पर तुली कहती है कि उनका बेटा अचानक से अपना नियंत्रण खो बैठता था, उसने आइसलैंड के कई बच्चों को घायल कर दिया था, जिससे कि आइलैंड के बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे, वह उससे काफी ज्यादा डरते थे। जिंग सोचता है कि क्या सच में मैं ऐसा था, मैं अपने नियंत्रण को खो बैठता था। इस पर तुली कहती है कि लेकिन पिताजी और अंकल चैनरेन ने उसे ठीक करने का उपाय ढूंढ लिया था। यह सुनते ही जिंग को चैनरेन से किया हुआ एग्रीमेंट याद आता है और अब वह कहता है कि अरे मैं तो लेट हो गया हूँ। और अब वह तुली से कहता है कि मुझे जरूरी काम है, मुझे बाहर जाना है, तो तुम अंदर जाओ, हम बाकी की बात कल कर लेंगे। यह कहकर जिंग वहाँ से काफी तेजी से निकल जाता है। इधर हम चैनरेन को देखते हैं। बाहर खड़ा सैनिक कहता है कि सुबह हो गई है, चलो नाश्ता लाओ। चैनरेन पूछते हैं कि क्या सुबह हो गई। तभी वहाँ पर जॉन आता है। यह देखकर वह सैनिक सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब जॉन अंदर आकर अपने पिता के लिए खाना परोसने लगता है। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, कल रात मुझे आपका एक मैसेज मिला था और फिर मैं कल रात वहाँ पर गया था। इस पर चैनरेन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस पर जॉन कहता है कि मैं कल रात वे यूइंग केव में गया था और आपको अब गैस करना होगा कि वहाँ मुझे कौन मिला। वह कहता है कि और तो और मुझे तो वे यूलिंग पर देखभाल के लिए रखा गया है और वैसे भी वहाँ से वे यूइंग केव ज्यादा दूर नहीं है। इस पर चैनरेन कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। कहता है कि पिताजी, मैंने तो आपसे पूछने की कोशिश की, लेकिन आपने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, तो फिर मुझे अब उससे ही सब कुछ पूछना होगा। वह उन्हें खाना देते हुए कहता है कि पिताजी, आप चाहो तो आप मुझे कुछ बता सकते हो। चैनरेन शांत होते हुए कहते हैं कि तो फिर क्या तुम उससे युनतान का ग्रास दे दोगे? मैं तुम्हें बता दूं, उसकी मेमोरी में कुछ गड़बड़ है। मैं तो उससे आमने सामने बात करके उसे सब कुछ बताना चाहता हूँ। और ऐसे ही बात करते हुए उनकी नजर वहाँ लगी मोमबत्ती पर पड़ती है और वह याद करते हैं कि यह मोमबत्ती तो उतनी बड़ी है जितनी बड़ी पहले थी, यानी कि अभी तक सुबह नहीं हुई है, समय नहीं बदला है। वह कहते हैं कि अभी तक सुबह नहीं हुई है। कहा है कि पिताजी, आपका धन्यवाद, उससे निपटने के लिए मेरे लिए इतनी जानकारी काफी है। और फिर वह वहाँ से जाने लगता है, परंतु चैनरेन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु वह नहीं रुकता। वह वहाँ मौजूद सैनिक से कहता है कि पिताजी को अच्छे से खाना खिलाओ और उनकी सेवा करो। इधर हम जिंग को देखते हैं जो कि सीधे ही चैनरेन से मिलने के लिए उनके बताए गए स्थान पर जा रहा होता है। वह सोचता है कि वैसे चैनरेन मुझसे वहाँ पर क्या बात करेंगे, वह मुझे क्या सीक्रेट बताएंगे। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।